सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर नहीं है। इनके प्लेटलेट्स में खतरनाक उतार चढ़ाव की खबरें तशवीश बढ़ा रही हैं। सूरत हाल की संगीनी भांपकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा फैसला किया है। कानूनी पेचीदगियों को एक तरफ रखकर नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से एक बहुत बड़ा अहम फैसला। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को वालिद की देखभाल के लिए अस्पताल में रुकने की इजाज़त दी है। वो कानून में इसकी इजाज़त पैदा करना इतना आसान भी नहीं, लेकिन बकौल नईमुल हक वज़ीर आज़म का कहना था कि इस वक्त मरियम नवाज को अपने वालिद के पास होना चाहिए। यही नहीं, वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत पंजाब की तरफ से 10 माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल बोर्ड नवाज शरीफ का इलाज कर रहा है। नवाज शरीफ के लिए खुसूसी तैयारा भी स्टैंड बाय पर है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भी इस हवाले से अलर्ट रहने की हिदायत की है, क्योंकि इनके बरतानिया में अच्छे रवाबित हैं, जहां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भिजवाई गई। शुनीद यही है कि अगर डॉक्टर्स की तरफ से नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन भिजवाने का मशवरा मिलता है तो वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम तर कानूनी कवायद व ज़वाबित को एक तरफ रखकर नवाज शरीफ को लंदन मुंतकिल करने की इजाज़त भी दे देंगे। हुकूमती इक़दामात पर और अपने इलाज पर नवाज शरीफ ने इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ की सेहत को लेकर मुसलसल हुकूमत पर तनकीद कर रही है। लीगी क़यादत की परेशानी बजा है, लेकिन क्या यह बीमारी पर सियासत नहीं? इसी पर बात करेंगे असद खरल साहब से और बाबर डोगर साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। बाबर डोगर साहब आज सर्विस अस्पताल भी गए थे, वहाँ से इनके पास बहुत अहम खबरें हैं, लेकिन साथ में उसको तशवीशनाक भी कह सकता हूँ। उन्होंने कुछ चीज़ें तो मुझे बताई हैं, तो लिहाजा आज का प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना है। हकीकत क्या है, क्या सूरत हाल है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखते हैं आज की अहम डेवलपमेंट्स पे रिपोर्ट। असद खरल साहब, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, अजीबो गरीब बातें कही जा रही हैं। एक तरफ मियाँ साहब खुद मुतमईन है इलाज से, नून लीग कुछ और बयानात देती है। क्या अब जिस तरह रिपोर्ट्स लंदन से खबरें चलाई जा रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर कि जी वहाँ के डॉक्टर्स ने तशवीश का इजहार कर दिया है कि फौरी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन लाया जाए, वहाँ से ही रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो खरल साहब, कितना आसान या मुश्किल है कि कानूनी तौर पर कोई रास्ता निकल सकता है इमरान खान साहब कि कह दें कि जनाब भेज दिया जाए मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन? कोई ऐसी कोई कानूनी कोई इख्तियार है इमरान खान साहब के पास? क्योंकि जो वो कर सकते थे वो तो पहले ही कर चुके। उसामा साहब, जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हैं नवाज शरीफ साहब को, वो तो पाकिस्तान में दी जा रही हैं। हाई पावर्ड एक लेवल का एक मेडिकल बोर्ड बना हुआ है, डॉक्टर्स की टीमें वहाँ पे हैं। 10 डॉक्टर, ताहिर शमसी साहब जो कराची के बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको बुलाया गया, जिसपे नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं प्लेटलेट्स के हवाले से, मुख्तलिफ जो 5-6 उनको किट्स लगाई गई, उनके प्लेटलेट्स जो है उसमें तादाद में इजाफा भी हुआ, जो सफ़ेद खलियात कम हो गए थे। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद वो खलियात जो बनने का अमल है वो रुक गया है और इस वजह से ज़्यादा उनको बार बार लगाए जा रहे हैं प्लेटलेट्स जो है। तो अब मामला ये है कि फिर आज अभी खबरें आ रही हैं कि 6000 तक वो तादाद जो है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक लेवल होता है। कुछ देर पहले मैं सुन रहा था अताउल्लाह तारड़ साहब जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम लीग नून के, वो कह रहे थे कि उनके जिस्म पर कुछ रेड जो स्पॉट्स हैं, अब वो भी उसकी हवाले से उन्होंने इंडिकेट किया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है, उनके हवाले से जो उन्होंने कहा कि मरीज़ जो है वो मुतमिन है। लंदन वाली बात देखें ना, जब भी तबीयत खराब हुई है तो नून लीग की तरफ से कहा जाता है कि लंदन, अभी दरखास्त गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप अदालती मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इतने केसेस में पेश होते हैं, ये चीजें आपका जो सवाल है फैसला अदालत ने करना है। मेरा सवाल यह है कि नून लीग चाहती है लंदन में इलाज हो, उसका जवाब हुकूमत ने दे दिया। आप अगर मिला के पढ़ेंगे ना तो इमरान खान साहब ने कहा है, और उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बैरून मुल्क भी जाने की, उनका हर किस्म की हम फैसिलिटीज बाहर से इधर से जहाँ पे भी इलाज करवाना चाहें, इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से, फिर मेडिकल ग्राउंड के हवाले से, और जाहिर बात उनकी हालत भी तशवीशनाक है। शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दे दी गई है, और एक अनोखी दरख्वास्त दी गई है जो मरियम साहिबा की जानब से। उसमें यह कहा गया है कि मुझे अपने वालिद के साथ रहने के लिए
मैंने लुक आफ्टर उनको करनी है, इसलिए मुझे भी जमानत दी जाए। उनकी दरखास्त जो है वो भी दायर कर दी गई। नहीं, उनको इजाजत नवाज शरीफ साहब जो है उनको इजाजत तो मिल गई, अब वालिद साहब के साथ रहने की वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी है, होम डिपार्टमेंट भी उसको अलाउ कर दिया है। नवाज शरीफ साहब की बिहाफ पे वकील हुए ख्वाजा हारिस साहब पेश, और शहबाज शरीफ साहब की जानब से वो दरखास्त दायर की गई जिसपे उनके दस्तखत नहीं थे, जिसपे इतराज़ भी लगा। बाद में उन्होंने कहा ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब कल को ये मुकर जाते हैं कि मैंने तो दरखास्त दी नहीं। मामला ये है कि उसामा साहब, मामला नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का नहीं है। इलाज उनका पाकिस्तान में अभी तक जो भी बोर्ड्स की रिपोर्ट आई है, जो डॉक्टर इससे बेहतर पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी उनको बीमारी अब तक डायग्नोज हुई हैं, उसका इलाज तमाम बीमारियों का इलाज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब हम डॉक्टर तो नहीं है, डॉक्टर का ये कहना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब अब इनके जाती मुआलज की राय को तो मैं अथेंटिक नहीं मानूंगा। बड़े बड़े जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि अब तक उनकी जो इलाज, बल्कि एक नई बीमारी जो दरियाफ्त हुई जिससे खुलियात का, और उसके लिए 30-30 हज़ार का इंजेक्शन है, वो भी करीबन 12 या 18 इंजेक्शन भी मंगवा ली गए, लगाने भी शुरू कर दिए कि जो प्लेटलेट्स बनाते हैं जी, तो वो आ गया। उसके साथ साथ ये नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाने का मामला नहीं है, उनकी वालदा साहिबा भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुकी है। नवाज शरीफ साहब अगर जाएंगे तो उनके साथ मरियम साहिबा भी जाएंगी, शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे, यूसुफ अब्बास भी जाएंगे, और कौन कौन लोग जाएंगे। देखिए, आपका मतलब है कि मामला खत्म नहीं होगा, मरियम को इजाजत मामला मिल गई है, यहाँ तो तक लंदन खत्म जा नहीं सकती होगा। है। जरदारी साहब भी जाएंगे, अब वो सिंध जाते हैं या बैरून मुल्क जाते हैं, फिर वो भी जाएंगे। ये मैं आपको, अगर नवाज शरीफ साहब जाएंगे तो फिर बाकी लोग भी जाएंगे। मैं इस पर दोबारा आ रहा हूँ। बाबर डोगर साहब, ये बताएं कि मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने मुलाकात की है मियां नवाज शरीफ साहब से। अब वो इनके भी करीब हैं, इमरान खान साहब के भी करीब हैं, तो आपको क्या लग रहा है? एक मामला तो हाई कोर्ट में चल रहा है, तो वहाँ ये भी तो हो सकता है कि हुकूमत एतराज़ ही ना करे कि जनाब ठीक है, इनकी तरफ से दरखास्त आई है, इनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो फिर ये सवाल पैदा हो जाता है। दूसरी तरफ से तनकीद भी की जाती है कि जी ये सहूलत फिर सबको देनी पड़ेगी, कानून सबके लिए बराबर है। अगर मरियम को इजाज़त मिल सकती है अपने वालिद की आदत के लिए, बहुत अच्छी बात है, इसको सराहा जाना चाहिए, लेकिन फिर और लोगों को भी 90,000 कैदी हैं, उनके भी कई लोग हैं, अगर वो बीमार होते हैं तो उनको भी इजाज़त दी जाए आने की। उसामा साहब, मैं जो नवाज शरीफ साहब के जो प्लेटलेट थे कल 23,000 पे गए, 23,000 पर गए, आज सुबह 23,000 से गिरे और 8,000, फिर 13,000 और अब 6,000। उनको एंटीबॉडीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं ताकि उनके जो प्लेटलेट जो नहीं बन रहे वो किसी तरह से बन सके, और ऐसी एंटीबॉडीज़ जो कि उनको रोक रही हैं उनको दबा दिया जाए। तो उनको आईसीटी इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं जो उन एंटीबॉडीज़ को रोक सकें या दबा सकें जिनकी वजह से उनके प्लेटलेट्स नहीं बन रहे। लेकिन इशू ये है कि जो मेरी अभी लेटेस्ट जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उनके प्लेटलेट्स 6,000 से भी नीचे गिर गए हैं, और वो जो एंटीबॉडीज बाकी 6,000 चला रहे हैं, आप कह रहे हैं 6,000 से नीचे आ चुके हैं, और डॉक्टर खासे परेशान हैं। उनका ख्याल था कि जो एंटीबॉडीज़ जो वो प्लेटलेट्स को नहीं बनने दे रही वो दब जाएंगी, और उससे ये कि उनका जो ब्लड है, उनकी जो बॉडी है वो अपने से खुद प्लेटलेट्स बनाने शुरू करे। क्योंकि आप जो किट्स लगा रहे हैं अल्टीमेटली वो प्लेटलेट्स ज़ाया हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं वो, और जो नए बनने हैं वो बन नहीं रहे, तो इससे ये ज़्यादा देर चीज़ चल नहीं सकती। तो अब जो मेरी कुछ आला हुकाम से बात हुई है, देखें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात कर रहे होते हैं तो कुछ और कर रहे होते हैं, जो रियलिटी है वो कुछ और है। क्योंकि मुझे कुछ पंजाब गवर्नमेंट के बहुत आला सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि मियाँ साहब की तबीयत खासी तशवीशनाक है, खासी हद तक तशवीशनाक है, और उन्होंने ये कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो उनको दे रही है, लेकिन बहरहाल वो उनको इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा। जो मुझे उस बंदे ने यही कहा कि उनको इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिज़ हैं अवेलेबल हैं, वो बाल सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी नर्सिज़ हैं। मियाँ साहब की ट्रीटमेंट में कुछ डर भी होता है, कुछ खौफ भी होता है कि इतना हाई प्रोफाइल बंदा है, इतना वीवीआईपी बंदा है, तो उसमें कुछ डॉक्टर डर भी रहे होते हैं और बड़ा सेफ रहकर चल रहे होते हैं। ठीक है। तो उसका ये ख्याल था कि ये बेहतर होगा कि इनको पाकिस्तान से बाहर ले जाके इनका ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा कि फिर इसमें कानूनी तौर पर किस तरह मैंने उनसे पूछा कि इसमें मसला क्या है, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं कर सकता, ये तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल डिसीजन है। कानूनी तौर पर मियाँ साहब की बेल होगी,
ये कोर्ट के थ्रू होगा और बेल होने के बाद फिर उनका नाम ECL से निकलेगा और फिर वो बाहर जा सकेंगे। तो फिर लोग कहेंगे डील हो गई, इमरान खान ने डील कर ली, ये कहा जाएगा कि जी हो देखें नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया गया, ये तो पहले ही हम कह रहे थे डील हो गई है इसलिए जाने दिया गया है। फिर जरदारी साहब कहेंगे जी मुझे भी जाने दिया जाए, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये मामला फिर दूसरे लोग भी कहेंगे जी हमें भी जाने दिया जाए, ये मसला तो इससे ज़्यादा खतरनाक कैंसर के दीगर पेशेंट हैं। क्या मतलब ये डिसाइड गवर्नमेंट ने करना है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। रिपोर्ट मेरी एक बात मैं आपसे एक अर्ज कर रहा हूँ कि मियाँ साहब की जितनी ट्रीटमेंट हो रही है, जितनी मेडिकल रिपोर्ट्स बन रही हैं, ये शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा, ये कोई प्राइवेट लैब नहीं बना रही, ये पंजाब गवर्नमेंट बना रही है। पंजाब गवर्नमेंट की सारी मेडिकल जो मशीनरी है वो इस टाइम वहाँ पर लगी हुई है, उनकी ट्रीटमेंट में इंगेज है। मेरा सवाल यह है कि इमरान खान साहब को एक मिनट की रिपोर्ट किसी भी मुजरिम की हुई तो उसको फिर ये सहूलत मिलनी चाहिए, कानून का तकाजा तो यह सबके लिए कानून बराबर है। उसामा साहब ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना है कि क्या उनको जाने दिया जाए या फिर ये है कि मेरी अगर अदालत से फैसला आ जाता है तो डॉक्टर्स ये समझ रहे हैं, डॉक्टर्स ये समझ रहे हैं, डॉक्टर्स का ये ख्याल है कि अगर बहुत बेहतर होगा अगर उनको बाहर भेज दिया जाए, किसी अच्छे बाहर के मेडिकल इंस्टीट्यूट से उनका ट्रीटमेंट कराया जाए, ये बेहतर है। अच्छा, ऑफ कोर्स कि कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि जी इनका ट्रीटमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है या अवेलेबल नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल ये बात नहीं करेगा, ऑफिशियली तो बात नहीं करेगा, लेकिन कोई तो कानूनी उसको शक्ल देनी पड़ेगी। अभी देखिए ना, मैं ब्रेकिंग न्यूज देख रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा को भी बेहतरीन इलाज के लिए सर्विस अस्पताल दाखिल कर दिया। अच्छा, मैं उसका भी उसका मैं एक मिनट मरियम नवाज की जो सिचुएशन थी कल, उनकी जब इमरान खान साहब ने अलाउ किया कि मरियम जो है वो जाके अपने वालिद साहब से मिल सकती हैं, तो उनकी जो एप्लीकेशन थी वो मूव हो गई होम डिपार्टमेंट में। लेकिन जो गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा इशू था कि रात को 10 बजे 11 बजे एक मुलजिम को जेल से किस तरह से बाहर निकाला जाए। कोई ऐसा जेल का कानून नहीं है जो अलाउ करे कि रात के टाइम एक पेशेंट, एक मुलजिम जो है वो जाकर किसी हॉस्पिटल में अपने किसी अजीज से मिल सके, चाहे वो वालिद हैं या रिश्तेदार हैं। उसका वाहिद एक ही हल था कि मरियम की तबीयत शदीद ख़राब हो जाए और उनको ट्रीटमेंट के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए। यही एक वाहिद हल था, यही एक कानूनी रास्ता था, इसके अलावा कोई और कानूनी रास्ता नहीं था। सो उसको इस्तेमाल किया गया। अब भी गवर्नमेंट के पास यही रास्ता है कि अगर मरियम को वो मिलाना चाह रहे हैं तो मरियम की तबीयत जो है वो ख़राब होगी। सबको नजर आ रहा है इंसानी हमदर्दी के तहत ये सब किया जा रहा है। तो असद खरल साहब, ये इंसानी हमदर्दी के तहत फिर ये भी होना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं कि फिर सभी बाहर जाएंगे और बिल्कुल इलाज के लिए कोई नहीं रोकना चाहिए किसी को। मैं भी ये कहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं सबके लिए हो। कल की तारीख में कल एक पेशेंट, एक जेल के अंदर एक खतरनाक मुलजिम था, उसके वालिद की डेथ हो गई। तो उसने दरख्वास्त मूव की IG जेल खाना जात को, उन्होंने फौरी तौर पर उसको अलाउ किया और 6 घंटे के लिए उन्होंने उनको भेज दिया कि वो जाके वहाँ पे उनका जनाजा अटेंड कर लें और सारा कुछ कर लें और उसके बाद वो वापस आ जाएं। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग जो है वो कर रहा है जेल खाना जात भी कर रहा है, होम डिपार्टमेंट भी कर रहा है। लेकिन जहाँ तक ये पोलिटिकल इशूज हैं तो इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, तो इस तरह के जो बड़े डिसीजन हैं वो पोलिटिकल बॉसेस ही करते हैं। तो ये अब अल्टीमेटली पंजाब गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है, फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है। मुख्तसर खरल साहब, अगली खबर पर जाना है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को और जो बोर्ड के सरबराह हैं महमूद इजाज प्रोफेसर साहब, उनको भी बुला लिया है और रिपोर्ट्स भी तलब कर ली। एक बात जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि दूसरे लोगों को भी ये सहूलत मिलेगी, दूसरे लोगों और इनमें फ़र्क ये है कि ना तो वफाकी हुकूमत, ना सूबाई हुकूमत, ना होम डिपार्टमेंट, ना जेल खाना जात, ना नैब नवाज शरीफ साहब का जो मामला है अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। कोई बंदा भी ये इस तशवीशनाक हालत में रिस्क लेने के लिए, अफोर्ड करने के लिए उनको तैयार नहीं है। और यही वजह है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत सारे काम छोड़ के अब सिर्फ उनको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट जा रही है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत अब कैसी है, अब उनकी हालत कैसी है। अल्लाह ना करे उसामा साहब कुछ हो जाए इस दौरान, कुछ भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी इस पे सियासत की जाएगी। तो इसीलिए मुश्किल में अगर वो जाने की इजाजत देते हैं कहा जाएगा जी डील हो गई, अगर नहीं जाने की इजाजत देते कहते हैं जी देखिए उसामा ऐसी सिचुएशन में हुकूमत रिस्क नहीं ले सकती। अगर वो बाहर भी जाते हैं
मैं नहीं समझता कि हुकूमत इसको अपोज करेगी। बिल्कुल मुझे अच्छा, नहीं लग रहा। नहीं करना मैं चाहिए, आपको मैं कहता एक हूं। और खबर दे लेकिन दूं। फिर इस situation फिर में फिर आपको डील की अपोज बातें नहीं होनी नहीं चाहिए। करेंगे। यही मीडिया मैं डील की आपको- बातें ना मैं- करे, फिर ये ना कहे कि डील हुई है, डील के तहत मैं नवाज शरीफ को आपको जाने दिया एक और गया। खबर दे दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने आज उनकी बेल के लिए एप्लीकेशन दी है जी जी। और सुनने में ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी और सारी फैमिली, उनकी वालदा नवाज शरीफ साहब पर खासा प्रेशर डाल रही है कि वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने पे तैयार हो जाएं, लेकिन वो अभी तक बाहर जाने पे खुद तैयार नहीं है। बल सुनील जी है कि दरखास्त पे बिलाकर नवाज शरीफ साहब ने दस्तखत कर दिए। अभी तक जो एक ठीक है, इत्तला ये नहीं आई उन्होंने है सहमति कि- जाहिर नहीं, कर दी। सर, वो तो- सर पहले तो तैयार थे सर ना। नहीं पहले दरखास्त तो तो कोर्ट ने खुद ही एंटरटेन कर ली है। लेकिन जो वो दस्तखत- आज ऑब्जेक्शन लगा, ऑब्जेक्शन के साथ एंटरटेन कर ली गई थी। अच्छा, देखते हैं अदालत लेकिन में क्या आज फैसला फिर आता है। शहबाज शरीफ ने कल भी मुलाकात hearing है। की है, कल उनकी वालदा भी मिली है। मेरी इत्तला ये है कि लास्ट अभी तक मियां नवाज शरीफ खुद तैयार नहीं थे। अब कल अगर कोर्ट उनकी फेवर में डिसीजन देती तो मे बी के उनका डिसीजन चेंज हो बस जाए। ये चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अगले 24-48 घंटे बड़े अहम हैं। कल दोबारा हेयरिंग भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या फैसला देती है। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की बात करते हैं। जनाब फजलुर रहमान साहब मुज़ाकरात की तरफ भी हैं और धमकियां भी लगाई जा रही हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही असद करल साहब के मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ज़्यादा समझ रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब उनको सपोर्ट करेंगे। वो बार बार बयान भी दे रहे थे, ख़त भी लिख रहे थे, लेकिन वो मियां साहब के हवाले से उस तरह फिक्रमंद नज़र नहीं आ रहे। दुख और अफसोस की बात है कि आप अपोजिशन में इकट्ठे हैं, आज उनको ज़रूरत है कोई उनकी अयादत की जाए, उनकी तीमारदारी की जाए। उनका मसला बस इस्लामाबाद ही है। ये अजीब सी बात नहीं है। और नून लीग किस तरह उनके इस वक्त साथ आएगी जबकि उनका कायद जो है वो इस वक्त अस्पताल में है, तशवीशनाक सूरत हाल में। उसामा साहब, हर बंदा अपनी अपनी गेम खेल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जारी बात है सारा फोकस आज़ादी बाज धरने के ऊपर। पहला उन्होंने इस्तीफे की बात की थी, अब वो उससे थोड़ा सा वापस आ गए। अब जिस तरह परवेज़ खटक साहब ने कहा, जो सरबराह हुकूमती कमेटी के, उनका इस्तीफे के ऊपर तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, उसके अलावा जो बातें होंगी उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। जिस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज इस चीज़ को उनको सिग्नल दे दिया है कि ठीक है जी, आप इस्तीफे के बगैर भी आएँ और रहबर कमेटी के साथ जो एक मीटिंग हो रही, कल गालबन वो उनकी मीटिंग हो रही है। एक तो मामला ये है कि हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर वो आज़ादी मार्च के लिए इजाज़त लेते हैं इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों और आइन और कानून के ताबे जो उनका पुरअमन तरीके से अगर वो एहतजाज आके आज़ादी मार्च करते हैं तो परेड ग्राउंड में उनको इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन साथ ही उनकी जो तंजीम है, जो रजाकारों की आपने दिखाया, बड़े वो मशकें करते दिखाए गए, हाँ जी, उसके ऊपर पाबंदी भी लग चुकी पाबंदी लगी, है। बिल्कुल तीसरी चीज़, एक थ्रेट अलर्ट्स भी आ रही हैं कि जो आज़ादी और मार्च नेक्टा के की तरफ ऊपर से आ रही है। नेक्टा की जानब से, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की जानब बहुत से, संजीदा है कि उनके ऊपर हमले हो सकते हैं। अब उस हवाले से सिक्योरिटी मेजर्स भी होंगे, क्योंकि जो लीडरशिप है उसकी जान को बचाने के लिए जो उनको खतरात लाक हैं, जिस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, उस हवाले से भी एक हिफाजती तहवील में लिया जा सकता है अगर वो हुकूमत की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी भी जारी बात है मद्देनजर रखनी है। तो ये अब सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मामला ये है जिस तरह हमने देखा कि आज़ादी मार्च की वजह से कश्मीर का इशू पीछे चला गया, हमारे मुल्क दुश्मन जो कूदते हैं उनको फ़ायदा हुआ, मीडिया की सारी तवज्जो उधर चली गई। उसके साथ साथ अब नवाज शरीफ का मामला जो आ गया है, इस वजह से ये जो आज़ादी मार्च और धरने वाला मामला जो है ये बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया है। तो मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जिससे चाहते हुए या ना चाहते हुए जो हमारी हेडलाइंस थी, कश्मीर का जो इशू हाईलाइट किया जा रहा था, जिस तरीके से वो लाइमलाइट पे था, वो बिल्कुल दब के रह गया है। 81-82 दिन हो गए हैं जिस तरीके से वहाँ ना पे उनको खाना मिल रहा है, ना उनको कोई पानी मिल रहा है, ना उससे ज्यादा अद्वियात इस मिल तरफ रही हैं, खबरें चलाई जा रही हैं। और दूसरी अच्छा, तरफ ये सूरत हाल सारी नजर आ रही है। बाबर साहब ये बताएं कि जिस तरह खरल साहब ने कहा कि जब इंसान की जान को खतरा हो तो जाहिर है कि इसलिए भी उसको सिक्योरिटी में रखा जा सकता है। जिस तरह आप कह रहे हैं मियां साहब इनकार कर रहे हैं, जी मैंने बाहर नहीं जाना, लेकिन अगर मरीज को जरूरत है तो डॉक्टर ये थोड़ी देखेगा कि भाई ये इंजेक्शन नहीं लगवाना चाह रहा, ये अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाह रहा, तो उसको वो छोड़ देंगे, अच्छा नहीं करवाना। तो इसी तरह से क्या मौलाना साहब को भी MPO के तहत 90 दिन तक हिरासत में हुकूमत रख सकती है, ऑप्शन उनके पास मौजूद है, या आपको लगता है कि वाकई इस फैसले पर कायम इमरान खान साहब क्या आने देंगे? सर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट किसी सूरत में क्लैश नहीं चाहती। मेरी कुछ इस्लामाबाद में बड़े आला हुकाम से 3-4 दिन पहले बात हुई थी
अभी इमरान खान ने उस वक़्त आज़ादी मार्च को अलाउ नहीं किया था। उस वक़्त उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश ये है, बल्कि हम सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डिसीजन है वो यही है कि चाहे मौलाना के साथ मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, दोनों सूरतों में हम क्लैश वाली सूरत हाल की तरफ नहीं जाएंगे। हम गवर्नमेंट की ये पॉलिसी के किसी सूरत में वो क्लैश नहीं करेगी। तो मैंने उनसे पूछा जी कि अगर क्लैश नहीं करेगी तो फिर ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो केपीके के वो कहते हैं वो सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम नहीं ये चाहते कि गवर्नमेंट की सूरत में कोई इस तरह का क्लैश हो, कोई इंसानी जानों का नुकसान हो। मैक्सिमम क्या है कि मौलाना को हम अलाउ कर देंगे कि ठीक है आप आके आज़ादी मार्च कर लें। उसके बाद मैंने कहा जी अगर वो वहाँ पर आके बैठ जाएं, धरना दे दें तो फिर तो उन्होंने कहा फिर दे धरना, बैठे रहें। क्या पहले भी तो जो लोगों की जिंदगियां अजीरन हो जाएंगी, आ जा नहीं सकेंगे लोग, तो स्कूल जाना, दफ्तर जाना, गवर्नमेंट बैठी रहेगी। गवर्नमेंट क्या करे? मौलाना 18 साल के स्टूडेंट लेके आ गए हैं, तो अगर वो क्लैश होता है और सिचुएशन इससे ज्यादा खराब होती है तो फिर क्या करे? मौलाना साहब ये गारंटीज कर रहे हैं कि जी हम तंग नहीं करेंगे, हमको 126 दिन का धरना नहीं देंगे, हम लोगों की जिंदगी जीरी नहीं बनाएंगे। ये वो बातें वैसे कह रहे हैं, लेकिन क्या उनका एतबार किया जा सकता है? उनको मौलाना के साथ जो अब मुज़ाकरात होने हैं, उन मुज़ाकरात में गवर्नमेंट उनको ऑप्शंस भी देगी। गवर्नमेंट उनको बताएगी कि ठीक है अगर आपने आज़ादी मार्च ही करना है, तो आपने जलसा करना है, तो आप परेड ग्राउंड में चले जाएं, वहाँ जाकर जलसा कर लें। वेन्यू पे डिस्कशन हो सकती है कि वेन्यू क्या होगा, किस तरह से लोग आएंगे, उनको किस तरह से गवर्नमेंट ये सारी निटी-ग्रिटीज़ भी तो तय करनी है ना मौलाना के साथ। तो ये जो मुज़ाकरात का ये भी एक एलिमेंट है कि कल जो मुज़ाकरात हों, इमरान खान साहब खुद ये सारे मीडिया के सामने कह चुके हैं कि मौलाना को की इजाज़त गवर्नमेंट इससे पीछे हटेगी, क्योंकि ये पॉलिसी की उन्होंने क्लैश नहीं करना। एक बड़ा सवाल है कि ये तो मामला रहा, लेकिन एक टेस्ट केस था सानिया साहिवाल के बच्चों की आंखों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया। 53 गवाहान थे, मगर मुलजिम फिर भी कोई मुजरिम न बन सका। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। अब पता चला एक ऐसा वाकया जिसने तमाम पाकिस्तानियों के दिल दहला कर रख दिए। सानिया साहिवाल के नाम से इसको याद किया जाता है कि मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, और कत्ल करने वाले रियासत के एहलकार थे, पुलिस एहलकार थे। लेकिन उससे भी बढ़कर हैरान कुन अफसोसनाक बात यह है कि 49 गवाहान होने के बावजूद किसी पर भी जुर्म साबित नहीं हो सका। असद खरल साहब, ये तो अजीब सी बात है। ये तारीख में एक अजीब वाक़या होगा कि दिन दिहाड़े किसी ने कत्ल तो किया, लेकिन कौन था ये अब कभी पता नहीं चल सकेगा। कई अहलकार वहाँ पर मौजूद थे, किसी गवाह ने मुलजिमान को शनाख्त ही नहीं किया। जो कौल थे वो देर से पहुँचाए गए। वहाँ पर जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, जो मकतूलीन का रिश्तेदार थे, उन्होंने भी कहा कि जी ना हम जानते हैं इनको, जो कि वो मौके पर मौजूद भी नहीं थे, और मुकदमा दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। तो उसके बाद अदालत क्या करेगी? उन्होंने सबको रिहा कर दिया। उसामा साहब, यही मामला है कि जितने बड़े सानहात की बात की जाए, उसमें अगर मुद्दई या उनके लवाकिन परसू भी करते हैं, तो बाअसर जो ताकतवर मुलजमान हैं उनके खिलाफ कभी आपने कानून हरकत में आता हुआ पाकिस्तान में तो नहीं देखा। वो सानिया साहिवाल हो या सानिया माल्टोन में तो सारी शनाख्त कर रहे हैं ना, वहाँ पर तो मुकदमा भी दर्ज है, इस्तगासा भी चल रहा है। उसमें क्या हुआ? इसमें भी जिस तरह आप अदालत की अगर बात करें, एक तो मुद्दई उसका जो है भाई अब्दुल जलील जो है, उन्होंने मुद्दई मुकदमा उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, मुकदमा दर्ज करने से उन्होंने इनकार किया। फिर उसके बाद ज़ख्मी गवाहों की जिनकी बात करते हैं, उनके वो ज़ख्मी हुए हैं, उन मुलजमों को शनाख्त नहीं किया। फिर उसकी जो अदालत का कहना था कि मुलजमान की फ़ोटोग्रामेटिक जो टेस्ट है उसमें भी मुलजमों की शनाख्त नहीं की गई। फिर खौल के हवाले से भी आपने बताया कि जो खौल है फरांजिक के लिए बाद में भेजे गए, जो इंचार्ज था असले वाला उसने सारा वापस करा दिया। तो बहुत सारे उसमें लूप होल्स भी थे, लेकिन 6 मुलजमान, अदालत ने कोई फ़ैसला अगर देना होता है तो वो दी जाता है सबूत की बुनियाद पर जी। अगर गवाह ज़ख्मी या दीगर जो लोग हैं या उनके लवाकीन हैं या जो मौके के गवाह हैं, अगर उन मुलजमान 6 जो पकड़े गए उनको शनाख्त नहीं करेंगे तो अदालत उनको किस तरह सज़ा दे सकती है? देखिए, अदालत ने शवाहिद की बिना पर सज़ा देनी है।
अब मामला अगर हम कहेंगे कि ये इमरान खान की जिम्मेदारी है, ये पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है, प्रोसिक्यूशन अगर फेल हुई है, अगर गवाहों ने बयान नहीं दिए, या उसके पीछे और भी कहानी हो सकती है। जो आपने माली मदद की गवर्नमेंट ने, तो मे भी उन्होंने माफ कर दिया। देखिए गवाह जो है उसकी मर्जी है कि वो बयान सही दे ना दे, खामोश हो जाए। मैं समझता हूं कि गवाह जो हैं उनका भी पैसों से शायद मुंह बंद करा दिया गया है, वो कंप्रोमाइज हो गए हैं, जाहिर बात है। अच्छा बाबर साहब, क्या कहेंगे इसके? क्या मॉडल टाउन जैसे केसेस में अगर कुछ हो गया होता तो आज ये ना होता? उसामा साहब, लोगों को इंसाफ देना किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की, रियासत की, स्टेट की। पुलिस स्टेट का एक ऑर्गन है। आप पहले दिन से देखिए, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, पहली प्रेस रिलीज जो आईजी ऑफिस से जारी की गई, उसके बाद से देखिए पुलिस टोटली इस वाकये के को प्रोटेक्ट कर रही थी। पुलिस जिन मुलाजमीन जो इसमें शामिल थे उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। पुलिस इसमें पार्टी बनी हुई है और पंजाब गवर्नमेंट पुलिस के साथ मिली हुई है। पहले दिन से पंजाब गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर जो हैं वो पुलिस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अंधे को भी नजर आ रहा था कि गवर्नमेंट कहां पर खड़ी हुई है, स्टेट कहां पर खड़ी हुई है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि एक आम आदमी को इंसाफ दे। वो इंसाफ का मजाक बनाया जा रहा था। कभी जीआईटी बनाई जाती है, जुडिशियल बात की जाती है कि एक जुडिशियल वो बनेगा और उसको डिले किया जाता है। ये तो इंसाफ के साथ मजाक किया गया है। मुझे एक बात बताएं, कल ये भी कहा जाएगा कि वाकया हुआ ही नहीं था। वाकया तो वहां पर हुआ है, दिन दिहाड़े हुआ है, सारी दुनिया ने देखा है। 49 उसके गवाह थे। जब वहां पर शिनाख्त परेड होती है वो सारे भाग जाते हैं। जब स्टेट और पुलिस और हुकूमत एक साइड पर होंगे तो एक निहिता आदमी किससे लड़ेगा? यार आप मुझे एक बात बताएं, पुलिस से कौन लड़ सकता है? ये पुलिस स्टेट है सामा साहब। आप देखें कि जो वाकया हुआ है रहीम जान खान वाला, सलाहुद्दीन वाला, उसके भी वालिद ने सुलह कर दी है। वो बेचारा भी गरीब आदमी है, वो क्या करे? अगर वो सामा साहब, ये स्टेट का काम है। अगर पुलिस वाले लोगों को मारते रहे और उसके बाद प्रेशर डालकर सुलह करते रहे तो फिर मैं आपको एक बात बताऊं, तो हाफिज सईद साहब ने मेरे ख्याल जेल में बुलाया था, वो उनके हाफिज सईद साहब ने जेल में बुला के उनको कहा कि आप माफ करें। खलल साहब, हाफिज सईद साहब ने बुलाया था। अल्टीमेटली पुलिस वाले थे ना, आम आदमी को हाफिज सईद साहब बुलाते और सुलह करवाते तो फिर मैं मानता। पुलिस वालों के लिए सारे खड़े हो जाते हैं। तो क्या करें? मैं आपको एक बात बताऊं, ना इंसाफी पे कोई माशरा नहीं चल सकता। ये अदल का कत्ल हो रहा है। खान साहब, आपकी तो पार्टी ही तहरीके इंसाफ थी और यहां पर अदल का कत्ल हो रहा है। स्टेट खुद मुल्जिमान के पास बैठी हुई है। या तो फिर पंजाब गवर्नमेंट सामने लेके आए कि मुल्जिम कौन थे। अगर ये नहीं थे तो किसी ने तो मारा है, किसी ने तो गोलियां चलाई हैं। ये अजीब तो नहीं है कि मुझे एक बात बताएं, जो असले वाला है, वो कह रहा है कि जनाब जितना असला गया था वो सारा वापस आ गया उसी तरह से, कोई एक गोली भी नहीं चली। तो फिर वो गोलियां किसने चलाई हैं? यार फैक्ट फाइंडिंग भी तो ढूंढनी है। लोग, 4 बेचारे मासूम लोग मरे, सारा पाकिस्तान सत्ते में आ गया। लेकिन उसमें आपकी बात 100% सही है। सबको बड़ा दुख है, अफसोसनाक है, और उससे बढ़कर दुख इस बात पर होता है कि जब फिर इंसाफ भी नहीं हो पाता ऐसे वाकयात में। आज एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से आई है, बहुत ही खुश आइन खबर आई है कि पाकिस्तान ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड रैंकिंग जो जारी हुई है उसमें एशिया के लिहाज से नंबर 1 मुल्क है। दुनिया में पहले 10 मुल्कों में आ चुका है, 6 नंबर पे आया है और 28 दर्जे बेहतरी आई है, जिसको कारोबारी आसानी आप कह लें। और इसमें जिन लोगों को क्रेडिट जाता है उसमें हमें सफ़े अव्वल में नजर आ रहे हैं जनाब अहमद नवाज सुखेरा साहब, वफाकी सेक्रेटरी तिजारत, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुखेरा साहब, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं समझता हूँ सब पूरी टीम को और जिन लोगों ने इसके लिए काम किया है। आप ये बता सकते हैं क्या क्या ऐसा किया गया कि इतनी तेजी से पाकिस्तान की रैंकिंग बढ़ी है और इसके असरात क्या होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अपने शो पे लेने का शुक्रिया। देखें, आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये पाकिस्तान की रैंकिंग काफी अरसे से नीचे जा रही थी, अनफॉर्चुनेटली 147 पे पहुंच गई थी 190 मुल्कों में से। पिछले साल 11 पोजीशंस इंप्रूव होके 136 पे आई। इस साल क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौम से वादा किया था कि बिजनेसेस के लिए आसाइशें पैदा करेंगे, इस साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिसंबर से हर 15 दिन के बाद मीटिंग्स लेनी शुरू की, डायरेक्शंस देनी शुरू की, प्रोग्रेस रिव्यू किया। उसका असर ये हुआ कि सब लोगों ने काम करना शुरू किया रिफॉर्म्स पे। देखें, ये रिफॉर्म्स
36 वफाकी इदारों की मदद से की गई, 2 सूबाई हुकूमतों की मदद से की गई सिंध में और पंजाब में। ये कोई छोटा काम नहीं था, ये एक खाली बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जाती दिलचस्पी की वजह से सबने इस नेक कार्य खैर में हिस्सा डाला और अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान को एक ग्लोबल रिकग्निशन मिली है, जिसका पाकिस्तानी इकोनॉमी को आने वाले दिनों में बेहद फायदा होगा। अच्छा, किस तरह से अब चूंकि ये तो कोई पाकिस्तान की तरफ से जारी नहीं हुई ये रैंकिंग, तो ये तो वर्ल्ड रैंकिंग है, तो कब तक इसके असरात आते हैं कि वर्ल्ड बैंक जब कहता है कि इस मुल्क ने सबसे ज़्यादा इस्लाहात किए हैं, सबसे ज़्यादा बेहतरी लेकर आया है, तो इसके बाद सरमायाकारी में बेहतरी आएगी, तो वो आप कब तक देखते हैं? क्योंकि अभी तो हमारे पास ये भी खबर है कि $10 करोड़ की सरमायाकारी तो सिर्फ अभी आ रहे हैं अमेरिका से सरमायादार, और वो पाकिस्तान में सियाहत में इन्वेस्ट करने को तैयार है। देखें, सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे अपने पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए आसानियां पैदा होंगी, उनको टैक्स पे करने में आसानी होगी, कंपनी रजिस्टर कराने में आसानी होगी, बिजली के कनेक्शन लेने में आसानी होगी, बिजली कितनी रेगुलरली उन्हें प्रोवाइड होती है उसमें आसानी होगी। ये सारे इंडिकेटर्स हैं। नई फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन परमिट लेने के लिए टाइम कितना रिड्यूस, चीजें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करती हैं। सो सबसे पहले तो ये हमारी डोमेस्टिक बिजनेसेस के लिए बहुत बेहतर है। अब आते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स पे। देखें, किसी भी ग्लोबल इन्वेस्टर को पूरी दुनिया उसके सामने है, वो किसी भी मुल्क में जा सकता है। वो मुल्कों का तयन कैसे करता है? वो देखता है कि कहाँ पे मुनाफा कमा सकता है और कहाँ पे काम करना आसान है। सो ये ग्लोबल रैंकिंग्स उसकी डिसीजन में किसी भी मुल्क में जाने के लिए बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है। आज जब ये खबर पूरी दुनिया में अनाउंस हुई, आई एम श्योर जो आदमी भी एशिया में आना चाहता है उसके पास हमारे कंपेटिटर मुल्क भी हैं, जब वो देखेगा कि इन सब एशियन कंट्रीज में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा आसाइशें पैदा की हैं, तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का सोचेगा और इसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बेहद इजाफा होगा। अच्छा सुखेरा साहब, आप फेडरल सेक्रेटरी ट्रेड भी हैं, एक ये भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है और इंपोर्ट्स में कमी आ रही है। ये क्या फैक्टर है? एक आम आदमी तो अभी तक ये यकीन करने को तैयार नहीं है कि वाकई पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो रहा है। तो कुछ इस सिलसिले में कोई फैक्ट्स या क्या रियलिटी क्या है? देखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपकी मेहरबानी आपने ये सवाल पूछा। देखिए, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था पिछले साल अनसस्टेनेबल हो गया था। हमारे पास इतने डॉलर नहीं थे कि हम पे कर सकते। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स जो कंजम्पशन साइड पे थी उनको रोकने के लिए इकदाम किए। उनका इफेक्ट हुआ कि इंपोर्ट बिल में खातिर ख्वाह कमी आई। एक्सपोर्ट्स फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्लो डाउन है। वो मार्केट्स जो हमारे से खरीदती हैं, अगर वो स्लो हो, अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर की वजह से पूरी दुनिया में डिमांड हिली हुई है, उसका इम्पैक्ट सारी इकोनॉमीज पे आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हुई हैं। क्यों बढ़ना शुरू हुई हैं? हमने अपना एक्सचेंज रेट रीअलाइन किया है, हमने पावर शॉर्टेजेस पे काबू पाया है, हमने जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स दिए हैं वो पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है। और जिन फॉरेन इन्वेस्टर से हमारी बात होती है वो यहाँ पे आके पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी चीजें बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान को के रीजनल कंट्रीज में करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये जो पाकिस्तान चाइना का FTA साइन हुआ है, ये 1 दिसंबर से इफेक्टिव होगा। पूरी दुनिया की नजरें इस पे हैं कि 90% चाइना की ग्लोबल इंपोर्ट्स पाकिस्तान के लिए ड्यूटी फ्री हो गई हैं। सो पाकिस्तान को बेस बना के अपना इंडस्ट्री यहाँ लगा के वो चाइना को बड़ी खुशाइंद खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। सुखेरा साहब, तिजारत आपने हमें बड़ी मेहरबानी।
तो ये सब बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर ये और ज़्यादा इसमें बेहतरी आएगी, ना सिर्फ रैंकिंग में, और जिस तरह से सुखेरा साहब कह रहे थे कि एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान बेहतरी आएगी, सरमाकारी में पाकिस्तान में बेहतरी आएगी और इससे फिर रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और ज़ाहिर है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं गुर्बत से, महंगाई से, बेरोज़गारी से, इन सब चीज़ों से। तो ये खबरें आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे आने वाले दिनों में, चंद महीने में इसके असरात आम आदमी तक इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पहुंचना शुरू हो जाएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।